हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी। आज हम अपने पॉलिटी टॉपिक का दूसरा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा वीडियो इंग्लिश में रहेगा और जहाँ जहाँ आपको हिंदी की आवश्यकता रहेगी वो ऐसे ही ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अधिकार का डिमांड। ये मूल अधिकार हमारे भारतीय इतिहास में कब और किस नेता ने लाने की कोशिश की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया था एक, जो कि तिलक जी लेके आए थे, बाल गंगाधर तिलक 1895 में। इस बिल में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहली बात की गई थी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। इसमें भी मूल अधिकार के लिए बात की गई थी। इसके बाद आया था रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का एक कराची सेशन हुआ था 1931 में, जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस कराची के सेशन में आईएनसी ने एक संकल्प लिया था फंडामेंटल राइट्स का। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के सोर्स क्या हैं। कहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है, भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि किस भाग में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार दिया गया है, तो भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में, और आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35। अब इन आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स 2 पार्ट में आएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और इससे रिलेटेड जब मैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें मैं 20 एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहेगा। उतना भी आप अगर कर लेंगे तो उतना बहुत है, एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। जिनको समझना है वो ये वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 12 में दिया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ये परिभाषा होगा। इसमें बताया गया कि राज्य क्या होता है। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार जो हमारे दिए गए हैं ये हमें राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। यानी कि जब भी हमारे अधिकारों का हनन होगा तो वो कहीं ना कहीं राज्य के थ्रू ही होगा। तो वो ये अधिकारों के थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार हमें दिए गए हैं। अगर कोई भी राज्य इन अधिकारों को हमें पाने से रोक रहा है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हम राज्य इसमें बार बार कर रहे हैं, उनकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 13 आता है, लॉज इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स वॉइड होते हैं। इसका मतलब जो भी कानून राज्य बनाएगी, राज्य यानी कि सपोज़ कल लोकसभा में कोई कानून आता है जिससे हमारी फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं, तो ऐसे कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ असंगत होंगे वो वॉइड यानी कि शून्य मान लिए जाएंगे। मतलब कि वो कानून अगर बनाया भी गया तो उसको फिर शून्य मान लिया जाएगा, वो कानून कभी लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य करार दे देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्स टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के हैं हमारे संविधान में, मूल अधिकार कितने तरह के हैं, 6 तरह के हैं। ठीक है, अब इनके नाम आप लोग को याद रखने हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म का अधिकार, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ संवैधानिक उपचार। ठीक है, ये 6 तरह के राइट जो हैं हमारे संविधान में दिए गए हैं। इनका आपको ये आर्टिकल भी याद करना है, यानी कि समता का अधिकार 14 से 18 तक दिया है, फ्रीडम का अधिकार
19 से 22 तक दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में दिया है। धर्म के अधिकार, धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया है। और एजुकेशन राइट्स 29-30 में है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ 32 में है। ठीक है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में दिए गए। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि जैसे कि ये लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में दिया है? तो 23 और 24 में दिया है। ठीक है। तो ये आपको ज़रूर नोट करना है। ठीक है। कितने तरह के हैं? 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको ज़रूर इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं। ये इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने यहाँ पे बना के रखी है। EFX रैली सीएड रेमेडीज़, इसको 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। और इसी तरह इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है। कई बार जिनके लिए नया होगा, जिनको याद करने में दिक्कत हो रही होगी, वो इस तरह से ज़रूर नोट कर लें, EFX रैली सीएड रेमेडीज़। और इनका फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया। ई से इक्वलिटी यानी कि समता, F फ्रीडम स्वतंत्रता, X एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक, रेमेडीज़ संवैधानिक उपचार। तो ये इनमें से मैंने की पॉइंट्स नोट कर लिए। जो ऊपर मैंने अभी आपको 6 तरीके के मूल अधिकार दिखाए हैं, इसमें से की वर्ड्स यहाँ पे नोट कर दिए गए। इतना भी आप याद कर लेंगे तो आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा कि हाँ ई जो था वो सबसे स्टार्टिंग में था, मतलब कि समता पहले है 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 23 से 24, ऐसे करके एक सीक्वेंस याद हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा तो फिर एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब एक एक अधिकार को मैंने डिटेल में समझा दिया है। इनमें से आपको कुछ याद नहीं करना है, इनको आप बस समझते हुए चलिए। जब MCQ के वीडियोज़ आएंगे तो आप उनको प्रॉपरली याद कर लीजिएगा। ठीक है। और इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आपको बता दूंगा। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है। 14 से 18 में। तो पहले हम एक एक करके अनुच्छेद याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। देखिए, विधि के सामने सब समान है, लॉ के सामने सब समान है। ठीक है। और सबका इक्वल प्रोटेक्शन करेगा लॉ, मतलब विधि जो है हर एक व्यक्ति का इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। ये दिया है आर्टिकल 14 में। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में बस इतना ही आ सकता है कि राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में दिया है, तो वो आर्टिकल 14 में दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया है? नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। मतलब कोई भी राज्य ऐसे नियम नहीं बनाएगी जिससे भेदभाव हो। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 तरीके के भेदभाव कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में मेंशन है। तो कई बार प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि कितने तरीके की डिस्क्रिमिनेशन मेंशन है, इनमें से कोई 3 दे देगा और चौथा कुछ अलग दे दिया जाएगा और बोला जाएगा गलत वाला छाटिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 में दिया है अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि राज्य सबको अवसर देगा, रोजगार को पाने का सबको इक्वली अवसर देगा। ठीक है। ये भी हमारा एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में दिया है। ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया गया इसमें। ठीक है। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी किसी को राय बहादुर ऐसे उपाधियाँ दी जाती थी, तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के थ्रू। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और एक ये आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जितना भी मैंने टेस्ट वनडे एग्ज़ाम्स का देखा है, तो 14, 15, 17 और 18 ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके लिए भी एक कीवर्ड आप ऐसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले लॉ और उसके ऊपर 14 मेंशन भी कर दीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि अनुच्छेद 14 में ही दिया है। 15 में भेदभाव की बात की गई, 16 में रोजगार की, 17 में अस्पृश्यता की और 18 में टाइटल्स यानी कि उपाधि की।
तो ऐसे आप कीवर्ड्स लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। 14th आर्टिकल में लॉ, 15 डिस्क्रिमिनेशन, 16th एम्प्लॉयमेंट, 17th अनटचेबिलिटी, 18th टाइटल्स। आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 19 और 21 आर्टिकल। ठीक है, 19 और 21 आर्टिकल से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है संरक्षण हमारे अधिकारों का। कैसे अधिकारों का संरक्षण? आर्टिकल 19 के सब पार्ट्स हैं, उसमें जिन अधिकारों का संरक्षण किया गया है वो मेंशन है, वो दिए गए हैं। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। 19(1)(a) में आर्टिकल 19 का सब पार्ट है 1 और उसमें भी सब पार्ट है ए। इसमें दिया है स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम। स्पीच और एक्सप्रेशन क्या होता है? स्पीच यानी कि बोलने का, और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये दो तरीके की आज़ादी 19(1)(a) के थ्रू मिली है। और एक और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रीडम दी गई है प्रेस को और राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये दो तरीके की जो राइट्स हैं, एक तो प्रेस को फ्रीडम मिला है छापने का खबर और क्वेश्चन करने का पॉलिसीज़ पे, ये फ्रीडम किस आर्टिकल के तहत मिला है? और राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें जानकारी का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला है? तो ये आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू मिला है। आपको ये पूरा याद रखना होगा 19(1)(a), ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19(1)(b) असेंबल पीसफुली, हमें अधिकार है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का जिसमें कि किसी भी तरह के हथियार यूज़ ना हो, विदाउट आर्म्स। 19(1)(c) में दिया है फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एक्सेट्रा, हमें संघ बनाने की आज़ादी है। और इसके बाद 19(1)(d) में दिया है मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, इंडिया के पूरी टेरिटरी में हम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, हमें कोई बंदिश नहीं रहेगी कि हाँ किसी एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में नहीं जा सकता, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, आप पूरे इंडिया में फ्रीली घूम सकते हैं। यहाँ फ्रीली का मतलब यातायात का फ्री होना नहीं है, यहाँ पे फ्री का मतलब है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है पूरे भारत में घूमने की, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि अगर आएगा वनडे लेवल पे एग्ज़ाम पे क्वेश्चन तो बस इतना ही आएगा कि हाँ 19(1)(d) में मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी कि पूरे भारत में फ्री घूमने की आज़ादी है, बस इतना ही। 19(1)(e) में क्या दिया? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी स्थान पे हम निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं भारत के, ठीक है। आगे देखते हैं 19(1)(g) में क्या दिया? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी पेशा अपना सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि A B C D E के बाद सीधा G आ गया, F यहाँ पर नहीं लिखा है। इसका रीज़न है हमारे संविधान में 19(1)(f) में दिया गया था अधिकार अधिग्रहण निपटान, संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान करने का जो अधिकार था 19(1)(f) में, उसे डिलीट कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, और इसको मूल अधिकार से हटा करके 301 में जोड़ दिया गया है, ठीक है, 300A में रख दिया गया है इस अधिकार को। अब ये अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो कई बार प्रश्न यही बन जाता है, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल था वो फंडामेंटल राइट से हटा करके किस आर्टिकल में रख दिया गया है, तो हम वहाँ पे आंसर हो जाएगा 300A, ठीक है। और यही प्रश्न बन सकता है एक कि कौन सा अधिकार ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से हटा करके किसी और पार्ट में रख दिया गया है, तो वो हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके लिए भी कीवर्ड्स आप नोट करिएगा, ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं सीक्वेंस से, तब हमें याद भी हो जाएगा ये। पहले तो स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। फिर असेंबल पीसफुली, सम्मेलन होगा, सम्मेलन के बाद हम संघ बनाएंगे तो हम उस संघ के थ्रू कहीं भी मूव कर सकते हैं, और मूव करने के बाद यानी कि कहीं भी जाने आने के बाद हम वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, रिसाइड और सेटल हो गया, और रिसाइड और सेटल हो गए तो फिर प्रोफेशन, पेशा भी अपना सकते हैं। ये एक ट्रिक की मदद से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि हम जब भी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखते हैं तो हम सम्मेलनों का ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, मतलब सम्मेलन कहीं पे
आयोजित किया जाता है। और सम्मेलन आयोजित हो गया तो धीरे धीरे हम संघ भी बना सकते हैं कि सम्मेलन में बहुत सारे लोग मिलेंगे तो संघ बना लिया जाएगा, और ये संघ बन जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को जगह जगह जाने को बोलेंगे, उन्हें वहाँ से बसने को भी बोलेंगे, और फिर उसके बाद पेशा अपनाने को भी बोलेंगे। ये एकदम सीक्वेंस में इसी तरह आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, संरक्षण की बात हो रही है किसी भी अपराध और सिद्ध दोष के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए कई बार आपने सुना होगा कि एक ही सज़ा की एक ही गलती की एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर हमने एक बार चोरी की है तो उसकी सज़ा भी हमें बस एक ही बार मिलेगी। ये नहीं कि आपने एक बार चोरी कर ली है तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक बार सज़ा दे रहा है और हाई कोर्ट एक और बार सज़ा दे रहा है। अगर एक बार सज़ा मिल गई है तो उस एक गलती की दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, हमें संरक्षण दिया जा रहा है किसी भी दोष के सिद्ध होने से और किसी भी अपराध करने से। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में क्या दिया है। अनुच्छेद 21 में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, संरक्षण दिया जा रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें फंडामेंटल राइट्स में ये सारे पॉइंट्स मेंशन हैं जो कि हमें एक पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा, ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार प्रश्न ऐसे बन सकता है कि गरिमा की बात कौन से फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, या फिर वातावरण, एक सभ्य वातावरण हमें मिलना चाहिए, इसका अधिकार हमें किस आर्टिकल के थ्रू मिलता है, आर्टिकल 21 के थ्रू मिलता है फंडामेंटल राइट के अंडर। ठीक है, आजीविका का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, प्राइवेसी, हेल्थ, फ्री लीगल एड यानी कि कानूनी सहायता, स्पीडी ट्रायल, शीघ्र परीक्षण। स्पीडी ट्रायल का क्या मतलब है, स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि आपका अगर कोई केस चल रहा है तो उस पर जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, ये होता है स्पीडी ट्रायल। ये भी हमारा एक अधिकार है फंडामेंटल राइट के तहत। पब्लिक हैंगिंग जो पहले जनता के समक्ष फांसी दी जाती थी वो भी अब रोक दी गई। किस आर्टिकल के थ्रू रोक दी गई, आर्टिकल 21, क्योंकि वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को संरक्षण नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक हैंगिंग को भी बैन कर दिया गया। इन्फॉर्मेशन, अब देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 भी गारंटी करता है, आर्टिकल 19 भी गारंटी करता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप 19(1)(a) के साथ जाइएगा। ठीक है, 19(1)(a) के साथ। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 21(a), ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमें शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिलता है। तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 21(a) ये गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था, संशोधन किया गया था संविधान में 86वां, जो कि 2002 में हुआ था। उसके तहत आर्टिकल 21(a) को ऐड किया गया है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए किस एज ग्रुप को, किस आयु को, तो वो आयु है 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन यानी कि वो एजुकेशन देना मैंडेटरी है। ठीक है, ये हमें आर्टिकल 21 है, ये मूल अधिकार है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये हमें संरक्षण देता है गिरफ्तारी और निरोध से। अब इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लिया जाए। इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जब भी किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसे कारण बताया जाए गिरफ्तारी का। ठीक है, उसे अवगत कराना ज़रूरी है कि उसे किस कारणवश गिरफ्तार किया जा रहा है। सेकंड, प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंतर्गत पेश किया जाएगा। इस 24 घंटे में जर्नी का टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि जो आने जाने में समय लगा वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, और तीसरी बात है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को पहले से ही पता रहता है या फिर जो भी अथॉरिटी उसको पहले से ही पता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है, एक कोई इंडिविजुअल व्यक्ति वो कोई क्राइम कर सकता है। ठीक है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए या फिर उस
एक्शन को रोकने के लिए जो सरकार नहीं चाहती है कि हाँ ऐसा हो सके, तो वो डिटेंशन में ले लेती है, यानी कि उसको पहले ही अपने गिरफ्त में ले लेगी कि ताकि उसको रोका जा सके। एक समय अवधि के लिए उसको कैद कर लिया जाएगा। ये प्रिजन में नहीं रखा जाता है, ये किसी भी सेफ हाउस वगैरह में रखा जा सकता है। खाली पर्पज़ ये रहता है, एम ये रहता है कि इसे किसी तरह रोका जाए वो एक्टिविटी करने से। ठीक है, जैसे कि अगर कोई किसी से बदला लेना चाहता है और पुलिस को पहले ही पता चला कि ये व्यक्ति जो है बदला लेना चाहता है और वो अगर बदला ले लेगा तो आगे समस्याएं और बढ़ जाएंगी, तो उसको पहले ही रोका जा सकता है। तो उस एक्शन को डिटेंशन कहा जाता है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस केस में 3 महीने से ज़्यादा समय तक किसी भी व्यक्ति को हम डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मैंने आपको बताया कि 2 क्लास आएगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए आज के लिए इतना ही सही रहेगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल। आगे आपको इन वीडियो क्लासेस से रिलेटेड MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम को ही नज़र में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।